नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का करियर मंत्रा में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जून 2019 में जो परीक्षा होने वाली है एनटीए यूजीसी नेट की, तो उसके सिलेबस में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं और नया जो सिलेबस है वो जारी भी कर दिया गया है यूजीसी के द्वारा। तो इस वीडियो में हम चर्चा यही करने वाले हैं कि कौन कौन से नए चेंजेस हुए हैं। जो लोग पहली बार इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो उन्हें किस प्रकार से रणनीति बनानी चाहिए ताकि इस बार वो इस परीक्षा में सफल हो सकें, और जो लोग पिछले कई बार से प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी तक इस परीक्षा को क्रैक नहीं कर पाए तो उन्हें अपनी रणनीति किस प्रकार से रखनी चाहिए। यानी कि बहुत सारी चीज़ें और बहुत ही यूजफुल वीडियो आपके लिए होने वाला है। बस आप लोगों से इतना निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि अगला वीडियो जब अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको मिल सके। अगर आप एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल खास तौर से आपके लिए ही बनाया गया है और इसमें वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी जो कि एनटीए यूजीसी नेट की परीक्षा को क्रैक करने के लिए जरूरी होती हैं। तो बहुत ही यूजफुल चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो सिलेबस, नया जो सिलेबस है वो कब से इफेक्टिव होगा, तो वो आगामी परीक्षा यानी कि जून 2019 से इफेक्टिव हो जाएगा। अगर आप पूरे सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो पेपर 1 और पेपर 2 में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप गहराई से देखेंगे तो ये चेंजेस जरूरी भी थे। यानी कि जो वर्तमान में जो कुछ भी चल रहा है उन सारी चीज़ों को इसमें ऐड करना जरूरी था, इसको अपडेट करना जरूरी था, इसलिए चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं। पेपर 1 में जो चेंजेस हुए हैं वो ज़्यादातर हुए हैं लॉजिकल रीजनिंग, एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन के टॉपिक में। बाकी चीज़ें जो है वो या तो यथावत हैं या फिर उनमें सिर्फ उनको वर्गीकृत कर दिया गया है, मात्र इतना ही अंतर आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो पूरा सिलेबस क्या है ये जान लेते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पेपर 1 होता है ये कॉमन पेपर होता है सभी के लिए, यानी जितने भी एस्पायरेंट शामिल होते हैं और आप चाहे किसी भी विशेष परीक्षा दे रहे हो तो पेपर 1 में आपको मतलब शामिल होना ही पड़ता है। पेपर 1 इसका नाम है जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, तो इस पेपर का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थी की शिक्षण और शोध क्षमता का मूल्यांकन करना होता है और इसी के साथ सूचना के स्रोतों की सामान्य जानकारी अभ्यर्थियों को है या नहीं ये भी जांचना है, और इसी के साथ साथ उन्हें पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में कितना पता है, वर्तमान में जो कुछ भी आईसीटी के अंतर्गत चल रहा है वो सारी चीज़ें। यानी कि एक तरीके से आपके व्यक्तित्व की परीक्षा इसमें की जाती है, क्योंकि आप हायर एजुकेशन में अध्यापन करने के लिए जो है इस परीक्षा को दे रहे होते हैं। तो देख लेते हैं कि पूरा सिलेबस इसके लिए क्या रखा गया है और क्या क्या नए चेंजेज आपके लिए हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड को, यानी कि शिक्षण अभिवृत्ति को। तो हालांकि इसमें अगर आप देखेंगे तो जो लोग पुराने हैं उनको प्रतीत हो सकता है कि कुछ चेंज हुआ है, लेकिन चेंज बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं देखिए यहाँ पर। जो टीचिंग के अंतर्गत कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग, जिसमें मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव शामिल है, और इसी के साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी इसमें शामिल किया गया। तो ये चीज़ें पहले से ही इसमें शामिल थी, और इसी के साथ साथ शिक्षार्थी की जो विशेषताएं होती हैं तो ये चीज़ भी पहले ही थी, लेकिन अब इसे थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की जो अपेक्षाएं होती हैं, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और व्यक्तिगत जो भिन्नताएं होती हैं उसके बारे में भी आपको एक अलग टॉपिक यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। हालांकि ये टॉपिक पहले से ही इसमें समाहित था, लेकिन अब थोड़ा सा इसको हाईलाइटेड कर दिया गया है। इसके साथ यहाँ पर देखेंगे आप तो फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्टिंग मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीज़ें भी इसमें शामिल कर दी गई हैं। शिक्षक सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको नई प्रतीत हो सकती हैं। मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, टीचर सेंटर्ड वीएस लर्नर सेंटर्ड मेथड्स, ऑफलाइन वीएस ऑनलाइन मेथड, जिसमें स्वयं प्रभा और मूक्स वगैरह शामिल हैं। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में ट्रेडिशनल, मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड, और इवैल्यूएशन सिस्टम में एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग और इनोवेशंस इन इवैल्यूएशन सिस्टम। ये सारी चीज़ें हालांकि पहले से ही शामिल थी पहली यूनिट में, लेकिन अब इनको थोड़ा सा कैटेगराइज कर दिया गया, अलग अलग यूनिट में रख दिया गया है। हालांकि कुल मिला के 5 प्रश्न तब भी आते थे, 5 ही प्रश्न अब भी आने हैं, तो इसमें कोई बहुत अधिक चेंज मुझे प्रतीत नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका
रिसर्च एप्टीट्यूड, तो ये भी मतलब इसमें भी ज़्यादा चेंजेस आपको नज़र नहीं आएंगे, बिल्कुल वही चीज़ें रखी गई हैं जो कि पहले इसमें शामिल थी, जिसमें शोध, अर्थ, प्रकार और विशेषताएं शामिल हैं, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर, और इसी के साथ साथ शोध पद्धतियां, शोध के चरण, शोध प्रबंध और आलेख लेखन, शोध में आईसीटी का उपयोग और शोध नैतिकता। ठीक है, ये सारी चीज़ें पहले से ही इसमें शामिल थी, तो कुछ भी नया चेंज इसमें नहीं हुआ है। हाँ, अगर आप ज़्यादा ही मतलब बारीकी से देखेंगे तो ये चीज़ इसमें नई आपको प्रतीत हो सकती है, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। हालांकि ये चीज़ भी पहले से ही शामिल थी, लेकिन अब इसे थोड़ा सा अपडेट किया गया है। इसी के साथ कॉम्प्रिहेंशन यानी कि बोध, तो इसमें एक गद्यांश दिया जाता है और उसी गद्यांश से कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो ये तो बहुत ही आसान होता है। इसके बाद आता है आपका कम्युनिकेशन। ये सबसे आसान टॉपिक होता है पेपर 1 के लिए, और इसे आप मात्र 1 या 2 दिन में ही पूरा पढ़ के समाप्त कर सकते हैं। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, संप्रेषण का क्या अर्थ होता है, प्रकार क्या है, अभिलक्षण क्या है। ठीक है, इसी के साथ साथ प्रभावी संप्रेषण यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड सोसाइटी, ये चीजें शामिल होती हैं कम्युनिकेशन टॉपिक के अंतर्गत, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। कहने के लिए हो सकता है कुछ लोग ये कहें कि इसका सिलेबस बढ़ा दिया गया, लेकिन मुझे लगता है कि इसका सिलेबस पहले से अब आसान कर दिया गया है, क्योंकि अब इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, ये आपको नया दिख रहा होगा, ये नया टॉपिक जो जुड़ा गया है, इसमें फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट और डिस्काउंटिंग एवरेज, ये सारी चीज़ें जो जोड़ी गई हैं, इससे ये और भी मजेदार हो गया, यानी कि और भी अच्छा हो गया। इसी के साथ साथ संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध, ये सारी चीजें इसमें पहले से शामिल होती थी। तो मिला जुला के इसमें कोई भी ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि इसे और भी आसान कर दिया गया ऐसा लगता है। इसी के साथ अगर आप देखेंगे नेक्स्ट जो आपका है, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, तो लॉजिकल रीजनिंग में कुछ चेंजेस आपको नए देखने को मिल सकते हैं, और कौन कौन सी चीजें इसमें नई हैं वो भी मैं बता दूं, लेकिन शुरू में बताते हैं। यहां तक अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल वही चीजें जो कि अभी तक पूछी जाती थी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट, इसके अलावा इवेलुएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजंस और एनालॉजीज यानी कि अनुरूपता, ये चीजें अभी तक प्रयोग में लाई जाती थी, यानी कि इससे संबंधित जो प्रश्न थे वो पूछे जाते थे वेन डायग्राम तक। लेकिन अब इसमें जो नई चीज आपको देखने को मिलेगी वो है भारतीय तर्कशास्त्र ज्ञान के साधन, इंडियन लॉजिक मीन्स ऑफ नॉलेज। इसी के साथ साथ अगला आपको मिलेगा देखने के लिए प्रमाण, जिसमें प्रत्यक्ष, ठीक है, यानी कि परसेप्शन दिया गया है, अनुमान यानी कि इन्फेरेंस, इसी के साथ साथ उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। मतलब ये कि हिंदी के जो लोग जानकार हैं वो इसको बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे, जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं तो उनके लिए जब मैं क्लासेस यहाँ पे चलाऊंगा तो वो और भी अच्छे तरीके से इसे समझ सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमान, ठीक है, अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति और हेत्वाभास, ये चीजें आपको नई प्रतीत हो रही होंगी, यानी कि यही चीजें इसमें आपको नई ऐड भी की गई हैं। ठीक है, हालांकि ये बहुत ही आसान है, हमारे साथ बने रहिए, हम एक एक चीज को वहीं से शुरू करने वाले हैं जहां से नई चीजें ऐड हुई हैं, उसके बाद जो लोग जो परंपरागत हैं उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग जब तक मार्केट में किताब नहीं आती है उसके पहले पहले आप लोग इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो ज़रूरी यही है कि आप लोग बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लोग एक नोटबुक बनाते हुए आगे बढ़ें, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप उसे रिवाइज भी कर सकें। डेटा इंटरप्रिटेशन, ये 7वां जो है आपका यूनिट है। इसमें आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण यानी कि सोर्सेज, एक्विजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा, गुणात्मक और मात्रात्मक, आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़े और सुशासन, ये चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो इसमें कुछ खास चेंज नहीं किया गया है। फिर आता है आपका आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये बहुत ही आसान है। इसमें आईसीटी, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, आईसीटी एंड गवर्नेंस, यानी कि मिला जुला के ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक बार में आप इसे पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। 9वां चैप्टर इसमें पीपुल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें नई आपको देखने को मिलने वाली हैं। विकास और पर्यावरण, मिलेनियम विकास और संपोषणी विकास का लक्ष्य, मानव और पर्यावरण व्यवहार, इसी के साथ पर्यावरणीय मुद्दे जो हैं स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट, अपशिष्टों में ठोस, तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण, इलेक्ट्रॉनिक
और जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम, मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषण का प्रभाव, प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, सौर, पवन, मृदा, जल, भू, ताप, बायोमास, नाभिकीय और वन, प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, न्यूनीकरण की नियुक्तियां, और इसी के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, और इसी के साथ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, एफर्ट्स, यानी कि वो सारी चीजें जो कि करंट अफेयर्स और पर्यावरण से संबंधित जो भी संधियां सम्मेलन हुई हैं वो सारी चीजें इसमें शामिल कर ली गई हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस टॉपिक का नाम भी यहाँ पे चेंज है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट रख दिया गया है, तो थोड़ा सा चेंज तो आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट है आपका हायर एजुकेशन सिस्टम, तो इसमें भी आपको कुछ चीजें नहीं देखने को मिल सकती है, लाइक एज उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा। तो अभी तक प्राचीन भारत में जो शिक्षा के बारे में बात की जाती थी वो इसमें शामिल नहीं था, लेकिन अब ये भी शामिल है। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव, भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, मूल शिक्षा और परिणात्मक जो शिक्षा है, पर्यावरण परक जो शिक्षा है उसके बारे में, नीतियां, सुशासन, राजनीति और प्रशासन, यानी कि पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये चीजें शामिल हैं आपके 10वें यूनिट में। तो कुल मिला के 10 यूनिट होते हैं पेपर 1 में, हर यूनिट से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, कुल मिला के 50 प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न होता है वह 2 अंक का होता है, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो फ्रेंड्स ये था पेपर 1 का पूरा कंप्लीट सिलेबस। अब अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र के पूरे सिलेबस के बारे में, और इसके बाद पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैनल पे। और साथ ही साथ सबसे पहले शुरुआत करेंगे उन टॉपिक से जो टॉपिक नए जोड़े गए हैं और जिनके बारे में अभी भी मार्केट में कोई किताब उपलब्ध नहीं है। तो आप लोगों से गुजारिश बस इतनी सी है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए। और अगर ये जो सिलेबस है इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं, इसके लिए आपको हमारा एंड्रॉयड ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिख के अगर आप सर्च करेंगे तो स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिख के ये एंड्रॉयड ऐप आपको मिल जाएगा, और इस ऐप में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।